वो नाटक हिंदुस्तान की एक तस्वीर पेश करता है। आज हिंदुस्तान के हालात, जो देश में सब कुछ चल रहा है, उसको बयान करना एक ऐसी कहानी है जो कहानी शुरू तो हो जाएगी, लेकिन खत्म कहां पर होगी और कितनी दूर तक जाएगी, इसका पता लगाना मुश्किल है। खास तौर पर 2014 के बाद से, जब से कि भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आई है, तब से आम मेहनतकश लोगों के जिंदगी के हालात बद से बदतर हुए हैं। आम तौर पर तो गरीब आबादी के हालात खराब हुए ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें गरीब मुसलमानों की, औरतों की, दलितों की, तो शायद देश में इससे बुरा वक्त उनके लिए कोई नहीं होगा। आज हम जानते हैं कि मजहब के नाम पर भाइयों को लड़ाने का काम, एक ही इलाके में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन साथियों, इनके कारणों की, इनके वजहों की पड़ताल करना बेहद जरूरी है। क्यों आज नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, स्वयं जो संघ परिवार और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन हैं, वो क्यों आज पूरे देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, इसकी तफ्तीश करना जरूरी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज महंगाई की बात करें तो 2014 और 2023 की महंगाई में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार शुदा लोग 2014 में जितने थे और आज जितने हैं, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो आज से पहले का भ्रष्टाचार मोदी सरकार और इस हुकूमत के लिए भ्रष्टाचार थी, लेकिन आज चाहे अदानी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई माल्या हो या कोई मेहुल चोकसी हो, इनका भ्रष्टाचार राष्ट्रवाद है। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज हमारे ही घरों के बच्चे कभी गड्ढे वाले स्कूल में, कभी टिन शेड वाले स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये कोई कुदरती आपदा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुदरत ने नेमत के तौर पे आपको दे दी हो। हमें आज समझना पड़ेगा कि 2014 में जो भाजपा हुकूमत सत्ता में आई है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों, बिचौलियों, धन्ना सेठों और अमीर फार्मरों की पार्टी है। उन्हीं के चंदे के बल पर इतना दमक रही है। पिछले एक साल में तमाम पूंजीपतियों ने मिलकर भाजपा को 600 करोड़ से भी ज्यादा रकम दी है। आप कहेंगे इन सारी बातों का हमारे हालातों से क्या लेना देना है? इन सारी बातों का हमारे हालातों से लेना देना है। आज अगर आप महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आज आप बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप आज गरीबी, असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो एक शोर है, एक शोर है जिसमें इन सारी आवाजों को दबा दिया जाता है। वो शोर है राष्ट्रवाद का शोर, वो शोर है मजहबी आधार पर नफरत फैलाने का शोर। आप तो कहेंगे भारत माता की जय बोलो तब तुम हिंदुस्तानी हो, वरना तुम पाकिस्तानी हो। आपको बोलेंगे जय श्री राम बोलो, वरना तुम इस देश में रह सकते हो, नहीं तो
मोदी जो कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा। यही था ना वो प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 में देश प्रेम, राष्ट्रवाद, संस्कार, सदाचार, पुरानी भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए सत्ता में पहुंचा। हम में से बहुत सारे लोग इनके झांसे में आ भी गए, ये बात सच है। लेकिन आज कहां गया वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई का ये आलम है साथियों। हमारी यहाँ पर जो बहनें मौजूद हैं, आपाएं, खालाएं मौजूद है, जो भाईजान मौजूद है, वो जानते हैं 2014 में जो पेट्रोल 55 रुपए का था, आज वही पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। जो गैस का सिलेंडर 450 रुपए का मिल रहा था 2014 में, वो 1150 का हो गया। कहां गई स्मृति ईरानी, कहां गई स्मृति ईरानी जो गैस का सिलेंडर लेकर तुलसी वीरानी बनके बड़ा ढोंग कर रही थी, बड़ा नाटक कर रही थी, आज सड़कों पर नजर नहीं आती है। जब इस देश की वित्त मंत्री से पूछा गया, बहन जी प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आपका इस पर क्या कहना है? तो जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा, मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मुझे प्याज की कीमतों का कैसे पता होगा। बात सही है, वो प्याज नहीं खाते हैं, वो हिंदुस्तान के प्याज तो कतई नहीं खाते हैं, उनके लिए इंपोर्टेड प्याज आते हैं, उनको कीमतों का नहीं पता होगा। लेकिन इन सारे नारों के पीछे की असलियत ये है कि ये चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियों को, उनके गोदामों को, उनकी फैक्ट्रियों को, उनके कल कारखानों को आबाद करने में लगे हुए हैं। इस पार्टी का एक ही नारा है, पूंजीपतियों की पूजा करो और उन्हें आबाद करो, और मेहनत कशों को लूटो और उन्हें बर्बाद करो। ये वो पार्टी थी जो बेटी बचाने का नारा देते हुए सड़कों पर घूम रही थी। अब इनके कुलदीप सेंगर से लेकर स्वामी चिन्मयानंद, संदीप सिंह की असलियत देखो। ये वो पार्टी थी जो कठुआ में 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाल के तिरंगा यात्राएं कर रही थी। ये वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर जो तमाम घटनाओं में बलात्कारी थे उनको बचाने का काम किया। अगर उनके खिलाफ कोई कोर्ट में गवाही देने पहुंचता तो उसको तपका डालने का काम कर दिया जाता था। और हमारे मोटा भाई अमित शाह जी इस मामले में तो पहुंची हुई चीज है। मोटा भाई ऐसे ही थोड़ी मोटा भाई है, मोटा भाई तड़ी पार ऐसे ही थोड़ी है। वो गुजरात में जो कर चुके थे आज वो पूरे हिंदुस्तान में वही करने जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए साथियों, इनका किसी देश से, किसी देशवासी से कोई लेना देना नहीं है। इस पार्टी को पूंजीपतियों की सेवा, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे किसी दौड़ में घोड़े पर दांव लगता है, दांव लगता है ना, वैसे ही आज के दौर में और इस पूरी व्यवस्था में ही चुनाव भी एक ऐसे ही घुड़दौड़ है जहां पर कौन आपकी सेवा ज्यादा अच्छे से कर सकता है उस पर बेटिंग होती है, दांव लगता है। और आजकल सारे पूंजीपतियों के हॉट फेवरेट, उनके पसंदीदा भाजपा के लोग हैं, यही राष्ट्रवादी लोग हैं। आज पूरे देश में लव जिहाद और लव जिहाद, गौरक्षा, धर्मांतरण यानी कि
मजहबी तब्दीली, इन तमाम जो झूठे प्रचार है उसके नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम करने से लेकर उनके खिलाफ दंगे भड़काने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं और खुद को संस्कारी सदाचारी बताने वाली ये पार्टी जो कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, उन्हीं के राज में व्यापम घोटाले से लेकर अभी हाल फिलहाल का अडानी हिंडनबर्ग घोटाला जो 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह घोटाला हो जाता है, लेकिन भाजपाइयों की सदाचारी जो वाहिनी है वो इस पर चू तक नहीं करती है। लेकिन साथियों, अब जो सबसे जरूरी बात है वो हम लोगों को, आप लोगों को जानने की जरूरत है। अगर इस देश की खास तौर पर मुसलमान आबादी इस मुगालते में है कि भाजपा के मजहबी कट्टरपंथी जहर का सामना वो किसी मजहबी लामबंदी के भरोसे करेगी, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होना है। आज तमाम ऐसी कट्टरपंथी ताकतें हमारे बीच भी मौजूद है जो भाजपा, संघ परिवार, बजरंग दल और वीएचपी के कट्टरपंथ के बरस अपना एक कट्टरपंथ का मॉडल पेश कर रही है। अगर आपको ये लगता है कि आप इस तरीके से भाजपा के फांसीवादी रथ को रोक पाएंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हमें भूलना नहीं चाहिए, मुसलमानों को टारगेट करके भाजपा क्या कर रही है। भाजपा इस देश की 80-85% मेहनत कश आवाम, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख या किसी भी मजहब या मजहब नहीं मानने वाले लोग शामिल हैं, उनको आपस में बांटकर इन्हीं असली मसलों से, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, गैर बराबरी, इन सारे मसलों पर हमारा ध्यान न जाए, क्योंकि ये पार्टी बुरी तरह से इन सारे मसलों पर फेल हो चुकी है। इन सारे फ्रंटों पर, इन सारी चीजों पर फेल हो चुकी है। ये भी जानती है कि अगर आज मेहनतकश अवाम जमाती मसलों पर, वर्गीय मसलों पर, जो आपको, हमें, सबको प्रभावित करते हैं, हमारी जिंदगियों पर असर डालते हैं, क्या है वो मसले? अगर पेट्रोल का दाम 100 और सिलेंडर का दाम 1100 को पार हुआ तो ये बढ़े हुए दाम हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई का फर्क करके नहीं आते हैं, ये सब पर एक ही जैसी मार मारते हैं। सब पर तो नहीं, अंबानी, अडानी, पूंजीपति, बड़े बड़े धन्ना सेठों पर तो नहीं, लेकिन हाँ, आप पर, हम पर, इस देश की मेहनत का आवाम पर एक ही तरीके का फर्क लाते हैं। अगर आज देश में सरकारी नौकरियों को यह सरकार खत्म कर रही है, आपको बताना चाहते हैं, मोदी साहब के कार्यकाल में, यानी कि 9 सालों में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन दिया था, आवेदन भरा था, इंटरव्यू देने गए, फॉर्म भरे। सिर्फ 7.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, यानी सरकारी नौकरियां खत्म, महंगाई की मार उल्टे। अब जरा चिकित्सा की बात करें, तंदुरुस्ती, सेहत के लिए जिन अस्पतालों की जरूरत है, जिस स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत है, जरा उनके हालात पर गौर करें। कोरोना का टाइम तो सबको याद होगा, वो दिन कौन भूल सकता है जब गंगा में और बाकी नदियों में लाशें बह रही थी। वो दिन कोई नहीं भूल सकता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर
कोरोना के लिए जो तमाम दवाइयां बाजार में बिक रही थी, उनके दाम आसमान छू रहे थे और हमारे घरों के लोग दम तोड़ रहे थे अस्पतालों में। हम में से हर एक ने अपने करीबी घर वालों को खोया, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठाओगे, अगर आप बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल उठाओगे, अगर आप शिक्षा के निजीकरण यानी कि इसको प्राइवेट हाथों में सौंपना और सरकार धीरे धीरे करके अपने हाथ इसमें से खींच रही है, अगर आप इन पर सवाल उठाओगे तो सरकार सवालों से घिरेगी, सरकार शक के दायरे में आएगी और शक के दायरे में सरकार नहीं आना चाहती है। और इसीलिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कभी हिजाब, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी 370, कभी सीए एनआरसी, ये इनका असली मकसद नहीं है, ये समझिए। इनका असली मकसद है अंबानी अडानी की सेवा करना। क्योंकि ये जमाती बुनियाद पर हमें बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्तों, साथियों, भाईजान, आपाओ, जमाती एकजुटता ही, जमाती एका ही इनकी हर फिरका परस्ती का जवाब है। कोई मजहबी एका, मजहबी एकजुटता इन्हीं को मजबूत करने का काम करेगी, ये समझिए। ये बात हो सकता है थोड़ा कड़वी लगे, आप कहेंगे जब हमें हमारी मजहबी पहचान पर ही आज परेशान किया जा रहा है, आज हमारा कत्लेआम इसलिए हो रहा है, तो हम क्यों ना अपने मजहब के साथ खड़े रहें। मजहब आपका जाती मसला है, आप क्या मजहब मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, ये आपका जाती, आपका निजी मसला है। अगर सरकार सियासत को मजहब से जोड़ रही है तो समझ जाओ वो आपको बांटने के लिए ये कर रही है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेली ये पार्टी थी, कांग्रेस ने अपने दौर में ये किया और आम आदमी पार्टी कौन सा दूध की है। मैं जानती हूं खजूरी के हमारे बहुत सारे साथी है, बहुत सारी बहनें हैं जो भाजपा से टक्कर लेने के लिए इस छोटे मोदी केजरीवाल के तिनके के सहारे सोच रहे हैं हमारी डूबती नैया पार लगेगी। नहीं लगेगी पार। क्यों नहीं लगेगी पार? क्योंकि ये केजरीवाल कहने के लिए सिर्फ छोटा मोदी नहीं है, ये छोटा मोदी है। आप जरा इसकी जन्म कुंडली देखते हैं। 2014 में ये पहली बार दिल्ली में आया, उससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला, तब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार था, आज का भ्रष्टाचार सदाचार है, वो अलग बात है। लेकिन अन्ना हजारे जी की पूंछ पकड़कर, जो अन्ना हजारे बीजेपी का एजेंट है, उसकी पूंछ पकड़कर अरविंद केजरीवाल सियासत की कुर्सी पर बैठ गए। अब जरा इनके कच्चे चिट्ठे पर एक नजर दौड़ाओ। जब विधानसभा चुनाव में यह बात आई कि आम आदमी पार्टी कुछ मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दे, तो इसी केजरीवाल की फोन कन्वर्सेशन लीक हो गई। क्या बोला केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बोला अगर बीजेपी वाले मुसलमानों को इसी तरह डराएंगे तो मुसलमान जाएंगे कहां, हमारे पास ही आएंगे, टिकट विकट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये इसी केजरीवाल के शब्द हैं। ये केजरीवाल सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसमें इसने अपने मुंह में ऐसी दही जमाई कि इससे चू तक नहीं निकली थी। इसको बोला गया तू दिल्ली विधानसभा में बहुमत में, तू क्यों नहीं सीए एनआरसी के खिलाफ कानून पारित करता है कि मेरे दिल्ली में, मेरे राज्य में कोई नागरिकता साबित करने का जनाजा, इस तरीके का कोई ड्रामा नहीं होगा। लेकिन इसने नहीं किया। यही केजरीवाल अभी पिछले साल के गुजरात के चुनाव में, जो गुजरात के चुनाव हुए, वही तो इसने ये बयान दिया था कि हमारे देश में बड़ी आर्थिक मंदी है।
आर्थिक मंदी से निजात पाना है तो क्या रामबाण ने उसका सब सुझाया मिस्टर साफ सुथरा जी ने? नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो चिपका दो, मंदी दूर हो जाएगी। जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे देने से छोटे मोदी और केजरीवाल को कोई गुरेज नहीं है। इसलिए क्यों मैं अपनी बात इस पर केंद्रित कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों को लगता है अगर मोदी को जवाब देना है तो केजरीवाल का दामन थाम लो। ऐसा दामन है, इतना सा थामोगे कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। वो भी अपनी लंगोटी बचा ले, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसके अलावा कांग्रेस के सर्वधर्म संभाव और जो सेक्युलरिज्म का नाटक कांग्रेस करती रही है, इसके बारे में भी हमें जमा खातर हो जाना चाहिए। आज किसी भी नकली सेक्युलरिज्म से आप बीजेपी जैसी फांसीवादी मजहबी कट्टरपंथी फिरका परस्त ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते हो। जनता का सच्चा सेक्युलरिज्म क्या है? एक ही है, सियासत से मजहब का पूर्ण अलगाव। किसी भी सियासी मसले में मजहब का, धर्म का, मजहबी प्रतीकों का, मजहबी बात का, मजहबी नारों का कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में कब्रिस्तान और शमशान घाट होता है। हमारे देश में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद होता है। और हमारे देश में पुलिस थानों से लेकर आर्मी की बटालियनों में भगवान पूजे जाते हैं। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। सामाजिक जीवन में और सियासत में जब धर्म की घुसपैठ होगी तो ये होगा, और भाजपा हमेशा इसका फायदा उठाती रही है। इसलिए साथियों, आज ये यात्रा भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, क्यों इसकी जरूरत है? इसलिए कि आप मोदी को हराने के लिए नकली विकल्पों को मत चुनो। मत चुनो उन लोगों को जो आप ही के बीच में आस्तीन के सांप बनकर आपको डसेंगे। आप हमसे पूछते हैं क्या है विकल्प? हम है विकल्प। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI पिछले लंबे समय से खजूरी, मुस्तफाबाद, चांदबाग के, करावल नगर के, सोनिया विहार के इलाके में और पूरी दिल्ली में काम कर रही है। खजूरी में हमने चाहे स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करवाने का काम हो, चाहे CA/NRC के आंदोलन में यहाँ की आवाम का नेतृत्व करने का काम हो, चाहे कोरोना और लॉकडाउन के टाइम में दवाएं, इलाज और राशन की सुविधा मुहैया करवाने का काम हो, या यहाँ बच्चों को, गरीब घरों के बच्चों को, गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू घरों के बच्चों को शिक्षा सहायता मंडल के नाम के तहत शिक्षा तालीम देने का काम हो, वो आपकी RWPI भारत की क्रांतिकारी पार्टी ने किया है। इसीलिए भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत हम आपको कह रहे हैं कि इन नकली विकल्पों को खारिज करो और भाजपा को 2024 में हराना है। फांसीवाद पर अगर मुकम्मल तौर पर कोई जीत दर्ज करवानी है तो अपनी असली लामबंदी करो। वो लामबंदी मजहबी नहीं, जमाती होगी। वो धार्मिक नहीं, वर्गीय होगी। इसी एका से, इसी एकजुटता से भाजपा, संघ परिवार और उनके लग्गू भग्गू छुट भैया लोग डरते हैं। जिस चीज से डरते हैं वो करो, अपनी एका कायम करो। इस यात्रा के तहत हम कुछ मांगे उठा रहे हैं। सबसे पहली मांग कि आज बेरोजगारी का कहर जो आम मेहनत का शवाम पे बरपा हो रहा है, उस कहर से निजात पाने का एक ही रास्ता है। सरकार पक्के रोजगार की गारंटी ले। पक्के रोजगार की गारंटी के लिए सरकार क्या करे? सरकार भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, बसनेगा का कानून पारित करे, जिस कानून के तहत हर काम करने लायक आदमी को या औरत को
365 दिन के काम की गारंटी हो पक्की। ये काम नहीं कि पकोड़े तल लो, ये काम नहीं कि रेड़ी खोमचा लगा लो। ये रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब जो रोज हो और पक्का हो। और अगर सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है तो कम से कम हर व्यक्ति को प्रति माह 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे। बहुत सारे लोग कहेंगे सरकार पैसा कहां से लाए? वहीं से जहां से अंबानी अडानी की तिजोरियां भरने के लिए पैसा लाती है, वहीं से जहां से अंबानी अडानी को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, जमीन भी कौड़ियों के दाम पर बेचती है, वहीं से लाए जहां से नीरव मोदी और माल्या और अडानी के घोटालों और घपलों को पर्दा डालने के लिए उनको यहां से फरार करवाने का। अभी तो अडानी साहब के फरार होने के दिन नहीं आए हैं, वो पहले इस देश की मेहनत का शराब को और लूटना खसोटना चाहते हैं। उसके बाद मोदी जी उनका वैसे ही जो है बाहर का रास्ता उनके लिए साफ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है इस देश में संसाधनों की कमी है, ऐसा नहीं है कि इस देश में काम करने लायक हाथों और दिमाग की कमी है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि इनको पूंजीपतियों को, अपने यारों को आबाद करना है, इसलिए आपके रोजगार, आपके स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई लिखाई का काम इनकी प्रायोरिटी में, इनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं आता है। तो पहली मांग, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करो। दूसरी मांग, सरकार सभी को निशुल्क और समान शिक्षा दे। यह भी बड़ा आसान है। आपने प्राइवेट स्कूलों का धंधा क्यों चालू रखा है? अब इस फर्जीवाल की भी देखो कहानी। केजरीवाल कहता है मैं प्राइवेट स्कूलों के जैसा सरकारी स्कूलों को बना दूंगा। मेरा तो एक ही सवाल है, केजरीवाल जी ने अपनी बेटी को दिल्ली के गड्ढे वाले स्कूल में आज तक क्यों नहीं पढ़ाया? वो तो कह रहे हैं ना ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है, इसीलिए सिसोदिया से जलन के मारे उसको जेल में डाल दिया गया। इतना ही वर्ल्ड क्लास स्कूल है दिल्ली के सरकारी स्कूल, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इनके तमाम आला मंत्रियों, नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते इन स्कूलों में? नहीं पढ़ेंगे जब तक शिक्षा को, जब तक तालीम को बाजारू माल बना के रखोगे, इसको निजी हाथों में सौंपोगे। इसलिए शिक्षा का पूर्ण राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की, सरकारी कॉलेजों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। जो जो पढ़ना चाहता है, जो जैसी तालीम हासिल करना चाहता है, यह राज्य की, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सबको मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना ने इस देश के जो सरकारी अस्पताल है उनकी पोल पट्टी भी खोल दी, क्योंकि धंधा करने के लिए मैक्स, फोर्टिस और गंगाराम जैसे वो हॉस्पिटल नहीं है, वो कारोबार है, वो खुले हुए हैं। क्यों? अगर सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है, चिकित्सा नहीं दे सकती है, तालीम नहीं दे सकती है, तो भाई है क्यों? क्यों है सरकार? ये सवाल भी कभी कभी हमारे दिलों से, हमारे दिमागों से गायब हो जाते हैं। तो सबको चिकित्सा का बढ़िया इंतजाम हो और निजी अस्पतालों को खत्म करके पूरा का पूरा राजकीय चिकित्सा, राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं का ताना बाना खड़ा किया जाए। इसके अलावा आवास एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सभी को राजकीय आवास, सरकारी आवास की सुविधा हो। इस देश में इतने फ्लैट, इतने अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, लेकिन वो बेघरों को नहीं दिए जाते हैं क्योंकि बिल्डरों का और प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा मारा जाएगा। साथ ही साथ महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए अप्रत्यक्ष करों को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया जाए। आप चीनी, चावल, दाल, आटा जो खरीदते हैं, आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस खरीदते हैं, उस पर यह सरकार टैक्स वसूलती है। क्यों वसूलती है? सरकार के राजस्व का, यानी कुल आय का 60% इसी अप्रत्यक्ष कर से आता है। ये खत्म होना चाहिए और सारे के सारे पूंजीपतियों पर धरना
व्यापारियों पर, बड़े बड़े फार्मरों पर आय के अनुसार, और उनकी आय कोई छोटी मोटी आय नहीं है, आय के अनुसार प्रगतिशील कराधान कर प्रणाली की व्यवस्था हो। मतलब आय के अनुसार टैक्स लगाओ। ये जो अंबार उनके पास पूंजी का है, ये उनके दद्दा ने नहीं दिया था, ना उनके परदद्दा ने दिया था, ये आप और हम लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ये पूंजी का पूरा साम्राज्य उसके बल पर खड़ा है। इसके अलावा जो हमने पहले भी बात की कि आज सियासत को मजहब से पूरी तरह से अलग कर दिया जाना चाहिए। जो भी सियासतदान, जो भी राजनीतिक नेता या पार्टी मजहबी चिन्हों का, मजहबी बातों का, मजहबी नारों का इस्तेमाल करे, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मजहब के हों। साथियों, इन मांगों के अलावा कुछ अन्य मांगे भी हैं जो हमारी पुस्तिका यहाँ रखी हुई है, उसमें है, हमारे पर्चों में है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा 12 मार्च से दिल्ली में तो शुरू हुई ही थी, देश के अलग अलग इलाकों में भी ये यात्रा चल रही है और हमारा मकसद है जनता के इन असली मसलों पर, जनता की जुझारू एकता को कायम करना, जमाती मसलों पर जमाती एकता बनाना। आज भाजपा संघ परिवार, बजरंगियों और विहिप के गुंडों का जवाब देने का यही रास्ता है। साथियों, कोई आम आदमी पार्टी, कोई राहुल गांधी कांग्रेस या कोई बसपा सपा, कोई हो, इनकी गलबैयां हर दूसरे दिन आपस में चलती रहती है। इनके चक्कर में रहने का मतलब है अपने भविष्य को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को और अंधेरे में डालना। इसलिए भगत सिंह जन अधिकार यात्रा आप सभी साथियों को कह रही है, न सिर्फ आज आपने हमारी बातें सुनी, इतनी तसल्ली से, इतने इत्मीनान से आप लोग यहाँ बैठे, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर